तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंडियन पॉलिटी के क्लास में। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो और आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके पूरे प्रोसेस को हम जानेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी ही रहेगी। और हम जो ये इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे, ये सारा सिलेबस नेशनल डिफेंस एकेडमी का है। तो आइए चलते हैं हम। तो दोस्तों, तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, स्वराज बिल के बारे में जानेंगे, जो कि पास हुआ था 1895 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि पास हुआ था। वन इसके पास 110 आर्टिकल्स थे, इसमें इंक्लूड थे। और फिर इंडिविजुअल राइट्स को, ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स राइट को भी देने का वो किया था। बहुत सारे इसमें हम लोग इंडिविजुअल राइट्स भी हमको इसमें डिमांड किया गया था, जैसे कि राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, इन्वोल्यूशन ऑफ वंस होम, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये सब ब्रिटिश राज में ये सब नहीं था। तो सबसे पहले स्वराज बिल, जो कि 1895 में पास हुआ था, इसका अंतर्गत हमने ये सब डिमांड किया था ब्रिटिशर से। तो आगे चलते हैं हम। और ये बिल पास किया गया था, ये स्वराज बिल पास किया गया था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। इन्हीं के द्वारा ये स्वराज बिल पास हुआ था। तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। नेहरू रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में पास किया गया था। ये नेहरू रिपोर्ट था, जो कि 1928 में मोतीलाल नेहरू जी यहाँ पर दिया गया है। देखिए, मोतीलाल नेहरू जी ने पास किया था इसे। ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी द्वारा ये रिपोर्ट पास किया गया था, जिसके अंतर्गत ये पहला ऐसा रिपोर्ट था जिसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया गया था। एक पूरी तरह से ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया को चलाने में मदद किया जा सके। और नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कि आप पहचानते ही होंगे, इनका नाम कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा। इनका पहला ऐसा, पूरे इंडिया में पहला ऐसा कोशिश था, कैसे कोशिश कह सकते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में मदद किया। तो ये पहले व्यक्ति थे जो ऐसा काम किए थे। और मनवेंद्र नाथ रॉय, जो कि 1934 में पहली बार आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसने प्रपोज किया था। तो मनवेंद्र नाथ रॉय 1934 में इन्होंने प्रपोज किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 1934 में। यहाँ 1934 में मनवेंद्र नाथ रॉय ने प्रपोज किया था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है मनवेंद्र नाथ रॉय। यहाँ पे देख सकते हैं, मनवेंद्र नाथ रॉय ने 34 में पहली बार प्रपोज किया था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली। तो ये आपको याद रख लेना है। और यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया था, जो कि 1928 में दिए दिए थे उन्होंने, जो कि उन्होंने 1928 में दिया गया था। तो ये आपको बढ़िया से याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और फिर से और आगे की बात करें, तो अब हम चलेंगे इंडियन कांग्रेस के बारे में जानेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था, ऑफिशियली डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो मनवेंद्र नाथ पहले वो अलग किए थे अपना, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाद में फिर अपना अलग किया था।
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था यहाँ पर 1935 में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1935 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफिशियली डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है ऑन बिहाफ ऑफ INC। जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो वो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी हो सकता है आप लोग को, कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये बहुत देखने वाली बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि एडल्ट फ्रेंचाइज को ध्यान में रखते हुए उस समय भी ये लागू हुआ था कि यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज, और विदाउट किसी इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस मतलब होता है कोई भी दबाव, कोई भी किसी की मनमानी, उसके बिना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना जाए। तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था। और जब इसके आगे हम लोग बात करें तो ये आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना था। और इसके आगे हम बात करें तो अगस्त ऑफर के बारे में। अगर आप लोग कभी सिलेबस देखोगे तो अगस्त ऑफर के बारे में बहुत बढ़िया से जानते होंगे। तो ये तो वर्ल्ड वार सेकंड है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, देख लीजिए, वर्ल्ड वार यहाँ पर सेकंड होगा। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, जो 1939 से 1945 तक चला था, तो वर्ल्ड वार सेकंड। और इसी के बीच में अगस्त ऑफर आया था, जो कि वाइसरॉय वाइसरॉय लिंथिंगो के लिंथिंगो, नाम थोड़ा सा अटपटा है, वाइसरॉय लिंथिंगो ने लाया था, वाइसरॉय लिंथिंगो ने। इसमें क्या लिखा है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट पुल्ड इंडिया इनटू द वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियंस। आप सबको पता होगा कि जब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था, तो उस बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन सोल्जर्स को ज़बरदस्ती जबरन वर्ल्ड वार 2 में लड़ने के लिए कहा था, और विदाउट कंसेंट ऑफ इंडिया, ना किसी से परमिशन मांगी और ना कुछ, क्योंकि वहाँ पे रूल कर रहे थे वो लोग, कॉलोनी बनाए थे, इसलिए बिना कंसेंट के वहाँ पर उन्होंने लड़ने के लिए भेज दिया था। और तभी इंडिया डिमांडेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। इंडिया ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी डिमांड किया था कॉलोनियल रूल से, यानी ब्रिटिश रूल से। तो उसके रिस्पांस में जब इंडिया ने कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस का डिमांड किया, तब उसके रिस्पांस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के डिमांड के बदले अगस्त ऑफर लाया था। तो अगस्त ऑफर क्यों लाया था? अगस्त ऑफर आपको ध्यान में रखना होगा कि कॉलोनियल रूल इंडिया के लिए, इंडिया जब कॉलोनियल रूल से फ्रीडम चाहता था, तो उसके बदले में, फ्रीडम के बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफर लाया था। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। द राइट ऑफ इंडियंस टू राइट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टाइम इंडियंस को उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का अनुमति मिला था, मतलब पहली बार उनको ऐसा मिला हुआ था कि अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं अगस्त ऑफर के अंतर्गत। और अगस्त ऑफर में था क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनियन स्टेटस ला दिया था। डोमिनियन स्टेटस आपको पता होगा कि जो भी होगा जो भी होगा हमारी मर्ज़ी से होगा, हमारी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होगा, तो ये था। तो आप सब लोग डोमिनियन स्टेटस अगर जानते होंगे तो कमेंट में कर दीजिएगा, वैसे तो हमने बता दिया। तो इसके बाद चलते हैं, तो ये अगस्त ऑफर के बारे में ही दिया गया है कि डिफेंस, फाइनेंस एंड होम अफेयर्स एज वेल एज द रिपब्लिक ऑफ इंडियन सर्विस अंडर अंडर ब्रिटिश, यानी कि जितने भी सिविल सर्विसेज जैसे कि IAS वगैरह या फिर पुलिस वगैरह जो भी होते हैं, वो सारे डिफेंस या फाइनेंस एंड होम अफेयर्स एज वेल एज द रिपब्लिक ऑफ इंडियन सर्विसेज अंडर ब्रिटिश, ये सारे ब्रिटिश रूल के अंतर्गत चले गए थे, ब्रिटिश रूल में चले गए थे। ये डोमिनी अगस्त ऑफर के अंतर्गत आता था कि जितना भी ये डिफेंस से रिलेटेड, फाइनेंस मिनिस्टर रिलेटेड, होम अफेयर्स से रिलेटेड है, या फिर इंडियन का जो सिविल सर्विस है, सारे ब्रिटिश के अंतर्गत चल जाएगा। और
पूरा तरह से जो कि इंडिया ने डिमांड किया था कि पूरा हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो फुल इंडिपेंडेंस देने के लिए इन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये डोमिनियन स्टेटस है, ये डोमिनियन स्टेटस है, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस में यही था कि डिफेंस, फाइनेंस एंड होम अफेयर्स एज वेल एज द ऑफ इंडियंस, ये इतना डोमिनियन स्टेटस में हो सकता है। ये इतना डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है। तो आप सब समझ गए मतलब। अब आईएनसी का इसके ऊपर रिएक्शन क्या था। तो आईएनसी अगस्त ऑफर के बारे में ऐसा ओपिनियन रखता था कि आपको बता दे रहे हैं, वर्धा का जो सेशन हुआ था आईएनसी का, उसमें आप सबको पता होगा कि आईएनसी हर जगह कुछ कुछ दिन पर एक सेशंस करता था, उसमें अपने विशेष विशेष मुद्दों को डिस्कस करता था। तो उसमें वर्धा पर एक सेशन हुआ था आईएनसी का, और उसने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। वहाँ पर नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डोमिनियन कंसेप्ट इज डेड एज अ डोर नेल, कि डोमिनियन कंसेप्ट जो है किसी डोर नेल की तरह डेड है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, इस ये रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिलेगा, तो ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। गांधी जी भी इसे डिक्लेयर कर दिया था वहाँ पर कि वाइड एंड द गल्फ बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड द ब्रिटिश रूलर्स और नेशनलिस्ट के बीच में फिर से तनाव बढ़ गया था, और अगस्त ऑफर को साफ लोग ठुकरा दिए थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में जानेंगे, जो कि 1942 में आया था, हेडेड बाय स्टॉफर्ड क्रिप्स इसको लाए थे इंडिया में। इसका तर्क ये कहता था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो इंडियन लोग थे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जा रहा था। इंडियन पीपल के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जाता था। जो डोमिनियन स्टेटस था, ब्रिटिश और इंडिया के बीच में एक इक्वल पार्टनरशिप था, डोमिनियन स्टेटस, जिसके अंतर्गत इंडिया का डिफेंस सेक्टर ब्रिटिश के अंदर चल जाता था। एवरी स्टेट हैज़ टू राइट ऑफ सीसीड। सीसीड मतलब होता है अलगाव, मतलब हर एक राज्य यही चीज़, फूट डालो शासन करो जैसा है, ये भी आ जाता है कि हर राज्य को इन्होंने परमिशन दे दिया था कि आप अलग हो सकते हैं। तो ऐसा भी किया था उन्होंने। तो ये था क्रिप्स मिशन। गांधी जी डिक्लेयर्ड एज क्रिप्स मिशन एज अ पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को ऐसा डिक्लेयर किया था कि एज अ पोस्ट डेटेड चेक मतलब हम कह सकते हैं ऐसा चेक जिसका कोई डेट ही नहीं हो। किसी को चेक दे दिया और उस पर डेट ही नहीं हो, आगे का डेट हो, तो डेट कब का दिया जाएगा ये भी पता नहीं हो, मतलब ये काम चलाओ जैसा था। आईएनसी और मुस्लिम लीग बोथ रिजेक्टेड क्रिप्स मिशन। उस समय मुस्लिम लीग भी अलग नहीं थी, क्योंकि हम सभी लोग ब्रिटिश को हम लोग इंडिया से भगाना चाहते थे। सबका मोटिव यही था, मेन मोटिव। वो तो बाद में मुस्लिम लीग ने भी अपने अलग कंट्री पाकिस्तान का डिमांड किया था, लेकिन उस समय तक मुस्लिम लीग आईएनसी दोनों एक ही मुद्दे पर काम कर रहे थे कि इंडिया में से ब्रिटिशर्स को भगाना। तो आईएनसी और मुस्लिम दोनों ने मिलकर क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम पर। तो ठीक है, आज तक का वीडियो इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। तो ठीक है, बाय। और इतना तक का आपका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है।